पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे यह बात तो साफ हो चुकी है कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अब अमेरिका की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, या यूं कह लीजिए इजराइल अमेरिका को इस युद्ध में खींचने में कामयाब हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को किसी भी युद्ध से दूर रखने के वायदे पर इलेक्शन जीतकर व्हाइट हाउस पे आए थे, वो अब खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने की डिमांड कर रहा है, उन्हें न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, तेहरान को खाली करने को कह रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमेनी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही ईरान ने पहले से ही ये बात साफ कर दी है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिकन इंटरवेंशन के बिल्कुल खिलाफ है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर अमेरिका ने हमला किया उसके ऊपर तो वो मिडिल ईस्ट में यूएस ट्रूप्स, यूएस बेसेस को टारगेट करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ ईरान के पास एक और बड़ा हथियार है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा किया गया तो दुनिया भर के जो एनर्जी मार्केट्स हैं उन्हें जोर का धक्का लगेगा। उधर अमेरिका ने पब्लिक ओपिनियन शेप करना शुरू कर दिया है। वही पुराना एक सेट टेम्पलेट हमें फिर से नजर आ रहा है, जहां वो बस एक जबरदस्ती का न्यूक्लियर या केमिकल थ्रेट देकर पहले मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा और उसके बाद देश की सत्ता सरकार को पलट देगा, एक डमी या पपेट रूलर एस्टैब्लिश कर देगा और उसके बाद तो तेल ही तेल, या तो फ्री में या तो भारी डिस्काउंट पे। ये टेम्पलेट सिर्फ अगर आप इसी दशक के बारे में बात करो तो पहले इराक, फिर सीरिया और फिर लीबिया में हमें देखने को मिला है। लग रहा है कि ईरान में भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ईरान में किसी भी तरीके का डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ट्रंप के पर्सनल एजेंडा के पूरी तरीके से खिलाफ जाता है। ट्रंप सालों से, दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री भेजने और दूसरों के मुद्दों में इंटरफेयर करने के सख्त खिलाफ रहे हैं। उनके पुराने बयान देखिए, उनके पुराने ट्वीट्स पढ़िए तो आपको यही मिलेगा। उन्होंने ऐसे वॉर्स की इकोनॉमिक कॉस्ट और मैसिव लॉस ऑफ लाइव्स को बार बार कोट किया है। इसको कोट करके पिछले सरकारों को जम के कोसा भी है, फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक बराक ओबामा हो या फिर उन्हीं के फेवरेट रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश हो। The war in Iraq was a big fat mistake, all right? They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. लेकिन आज यही डोनाल्ड ट्रंप खुद ही जंग का ऐलान करने के लिए कूद रहा है। कुछ तो मजबूरी होगी, पता नहीं मोसाद के पास कौन सा ट्रंप वाला टेप है, कौन से कागज है। अब ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस का हवाला देते हुए एक नए वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिससे निकलना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सीएनएन की माने तो व्हाइट हाउस में उम्मीदें बढ़ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इजराइल की मांगे या इजराइल का डायरेक्शन मान के ईरान के न्यूक्लियर स्ट्राइक्स पर एक फाइनल अटैक कर सकते हैं। एडिटर, मुझे तो कभी कभी यह समझ में नहीं आता है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है या इजराइल एक्चुअली अमेरिका का असली पॉपो है। बहरहाल इजराइल यह चाहता है कि ट्रंप उसकी बात माने और ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर एक जमकर एक तगड़ा हमला कर दे। फोर्दो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट ईरान का एक बेहद खुफिया और हेविली प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तेहरान से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित यह बेस पहाड़ के नीचे छुपा हुआ है। पहले यह एक मिसाइल बेस हुआ करता था जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर या आईआरजीसी के कंट्रोल में था। इस सदी की शुरुआत में ईरान ने इसे चुपके चुपके फोर्दो को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में तब्दील करना शुरू कर दिया, अमाद प्लान के तहत। अब 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या न्यूक्लियर डील मान लीजिए, उसके बाद फोर्दो को साइंटिफिक और पीसफुल कामों के लिए ही रखा गया, जैसे आइसोटोप प्रोडक्शन, और इसे रीपर्पस कर दिया गया। यहां यूरेनियम इनरिचमेंट का जो पूरा कार्यक्रम था उसे बंद कर दिया गया। लेकिन 2018 में जब ट्रंप ने ईरान के साथ इस डील से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अमेरिका को विड्रॉ कर लिया, तब से कहा जाता है ईरान ने फिर से ये यूरेनियम इनरिचमेंट करना यहां शुरू कर दिया। अब ये सच है या ये प्रोपेगेंडा है, यहां लाइन थोड़ा सा धुंधला जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2025 तक लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूजेस यहां एक्टिव थे, जिनमें एडवांस्ड IR-6 मॉडल भी मौजूद हैं। ये सेंट्रीफ्यूजेस यूरेनियम को 60% तक प्योरीफाई या इनरिच कर चुके हैं, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% इनरिचमेंट थ्रेशोल्ड के काफी करीब माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फोर्दो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट इनरिचमेंट सेंटर अब बन चुका है। हर 3 महीने में इस साइट से लगभग 166 केजी 60% इनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस होता है, जो अगर 90% तक पहुंच जाता है तो कम से कम 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए काफी मटेरियल होगा
ईरान के पास। अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है, हम पिछले 30 साल से सुनते आए हैं, ये बहुत लोग कहते आए हैं और ये नेतन्याहू का तो लगता है फेवरेट जुमला है। Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage before they get enough enriched uranium for the first bomb. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. जुमलों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन देशभक्त पर हम यहां फैक्ट्स की बात करते हैं और फैक्ट तो यही है कि हां, ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों से दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। 2009 में कुछ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसकी पोल खोल दी और तब ईरान को यहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA के इंस्पेक्शंस अलाउ करने पड़े, जो इंस्पेक्शंस बाय द वे आज तक होते हैं। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी डेप्थ। फोर्डो जमीन से 80 से 300 फीट की गहराई में है, पहाड़ के अंदर है। यहां कोई आम बॉम्ब्स या इजराइल के एडवांस्ड वेपन्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इस साइट को रशिया की S-300 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम यहां काफी तगड़ी है। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने पहले ही इजराइल को वार्न कर दिया था कि ईरान की इस न्यूक्लियर साइट को जमीन के अंदर आपकी वेपन्स टारगेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अगर इजराइल अटैक भी करता है तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंटैक्ट ही रहेंगी। लेकिन इजराइल कहां किसकी सुनता है? यूएस की नहीं सुनता है, यूएन की नहीं सुनता है, तो IAEA की कहां से सुनेगा? कर दिया उसने। जून 13 को अटैक कर दिया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करते हुए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया, जिसके बाद इजराइल ईरान के बीच में एक हफ्ते से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान में करीबन 600 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके दागने के बाद 24 जानें जा चुकी हैं इजराइल में। लेकिन इतने खून खराबे के बाद भी जो टारगेट था इजराइल का, वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद नहीं हुआ है। फोर्दो फैसिलिटी का नाश नहीं हुआ है। तो अब सवाल आता है कि फोर्दो को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर आखिरी वॉर किसके हाथों होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास वो हथियार है जो फोर्दो तक, उसकी डेप्थ तक पहुंच सकता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, या आसान भाषा में कहे तो बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो यूएसए के पास है। 15 टन का महा बॉम्ब है। अब सवाल यह है कि इसको फोर्दो पर यूएसए लगाएगी या नहीं। यूएसए के बड़े बड़े तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि वो बॉम्ब्स यूज कर सकता है ईरान के ऊपर। पिछले महीने जब ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, एक नई डील लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, तब से ही इजराइल में चुलबुलाहट मची हुई थी। इजराइल हरगिज नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी तरीके का डील साइन करे, न्यूक्लियर डील साइन करे, सैंक्शंस हटा दे, जिसके बाद भी ईरान की एटलीस्ट पीसफुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बरकरार रहे। और वैसे में भी एक स्टेबल ईरान, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ईरान, एक ईरान जिस पर सैंक्शंस हटा दिया जाए, वो इजराइल के लिए मंजूर नहीं था। अब ये जानते हुए कि ये सब इजराइल पसंद नहीं कर रहा है, ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ मना किया था कि ईरान पर इस समय कोई हमला मत करना। Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution now. जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने ना सिर्फ यूएस की बात और ट्रंप की बात ना सुनी, उन्होंने जानबूझकर अमेरिका के इस नए न्यूक्लियर डील को साबोटाज किया ईरान के साथ। ईरान अगर इस डील को पूरी तरीके से ठुकरा देता, मीडिया में आकर बोल देता हमें मंजूर नहीं है, हम वॉक ऑफ कर रहे हैं, हम टेबल छोड़ रहे हैं, तब भी यह मिलिट्री एक्शन समझ में आता। लेकिन एक शांतिपूर्ण हल निकलने से पहले ही इजराइल ने ईरान पर बम गिराने शुरू कर दिए। ईरान अब साफ कर चुका है कि इस हमले को वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है, और चाहे अमेरिका लाख धमकी दे दे, वो सरेंडर नहीं करेगा। आयतुल्लाह अल खमीनी ने फिर से नेशनल टेलीविजन पर आकर कह दिया है कि भूल जाओ अगर तुम सोच रहे हो हम सरेंडर करेंगे। उधर दुनिया भर के लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका होता कौन है दूसरे देशों को इस तरीके से ओपन धमकी देने के लिए।
सोचो कि कल अगर अमेरिका भारत से बोले कि ना तुम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स अब हटा दो, डिसआर्म कर दो, नहीं तो हम तुम पर बॉम्ब गिरा देंगे, तुम्हारे फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिरा देंगे। या अमेरिका पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के मुनीर के साथ मिलकर भारत को धमकाने लगे कि नहीं तुम 5th जनरेशन फाइटर नहीं बना सकते हो, यहां अस्थिरता हो जाएगी, तुम हमारा F-35 फाइटर खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम नए एयरक्राफ्ट बनाने जाओगे तो हम तुम्हारे फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिरा देंगे। अब सुनने में लगेगा यार देशभक्त ऐसी क्या अजीब बातें कर रहे हो, ये कौन सा इक्विवेलेंस हो रहा है। तो ये भी सुन लीजिए कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है कि अमेरिका ने कैसे हमें रशिया से क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करने दिया और खुद भी हमें अपने आप की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए साल ब साल रोकते रहे। हमारी स्पेस प्रोग्राम को 10 साल पूरा पीछे ढकेला है अमेरिका ने। तो ये जो खबरें हम न्यूज में देखते हैं, जो दूसरे के ऊपर दादागिरी हो रही है, वो सुनकर तो ठीक लगता है, लेकिन अगर वही दादागिरी आप और हम पर होगी ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा। खैर, ईरान के साथ नेगोशिएशन डेडलॉक पर जब यूएस ने अपने आप को पाया तो उसने सोचा कि घी अब हम सीधी उंगली से तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं। फिर क्या था, यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग, जिसने अभी तक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में कोई भी ऐसा झोल नहीं देखा, एनरिचमेंट नहीं देखा, अचानक इस महीने एक वेगली वर्डेड रिपोर्ट रिलीज करता है। इसी रिपोर्ट में आईएईए के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 20 सालों से उनको पहले कोई एलिगेशन नहीं दिखा था, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी थी कि ईरान अब नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो अपने ऑब्लिगेशन है उसे वायलेट कर रहा है, न्यूक्लियर बनने की कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन सडनली एक रिपोर्ट आती है और वो कहती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब ईरान ने इस रिपोर्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह के बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। बाद में आईएईए के डायरेक्टर खुद टीवी पर आकर कहते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ईरान में ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिखी है, कोई प्रूफ नहीं दिखा है कि वो न्यूक्लियर बन रहा हो। What we informed and what we reported was that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. अच्छा चलिए ये झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है ईरान ने ये बात छुपा ली हो, लेकिन यूएस के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश नहीं कर पा रहे हैं कि एक बॉम्ब यहां बन रहा है। ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने खुद ही मार्च के महीने में कहा था कि भाई ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. तो एक चीज तो साफ है कि बिना किसी सॉलिड एविडेंस के ईरान पर बम गिराने की बात हो रही है, युद्ध घोषित करने की बात हो रही है, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होने की बात हो रही है, ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to have it. पिछले कुछ स्ट्राइक्स के मैसिव सक्सेस के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों का अंदाज, उनका टोन भी बदल चुका है। अब ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फाइनल प्रहार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के साथ हमेशा एक सवाल भी होता है, क्या ये सच में बातें कर रहे हैं, असल में एक्शन लेने वाले हैं, या ये सिर्फ दिखावा है, जुमलाबाजी चल रही है। जैसे ट्रंप ने टैरिफ के मामले में पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, अपने स्टॉक मार्केट को भी हिलाकर रख दिया था, लेकिन बाद में सब फुस हो गया। हो सकता है कि यहां भी वो ईरान को फिर से निगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हो, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, असल में स्ट्राइक करने का कोई इंटेंशन है नहीं। ट्रंप आज एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत ही रिस्क के कगार पर खड़े हुए हैं। उनकी खुद की पॉलिटिकल एजेंडा को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर वो ईरान के साथ जंग में उतरते हैं तो वो खुद अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अमेरिका फर्स्ट कहने वाले ट्रंप एक इंटरवेंशनिस्ट बन जाएंगे, जबकि वो बार बार बोल चुके हैं कि मुझे अमेरिका को किसी और युद्ध में ढकेलने की जरूरत नहीं है। और ईरान पर एक भी स्ट्राइक का मतलब होगा अमेरिका एक मिडिल ईस्ट में एक लॉन्ग और प्रोट्रैक्टेड वॉर में शामिल हो जाना, एक वॉर की शुरुआत हो जाना, वही मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाना, नए टेरर ग्रुप्स जहां बन सकते हैं। पूरी दुनिया इसके एग्जाम्पल्स देख चुकी है। याद रखिए, इराक में सद्दाम हुसैन को गिराने के बाद स्टेट कोलैप्स हो गया और खतरनाक इंसर्जेंसी ने तब जन्म लिया था। वही लोग जाकर फिर ये टेरर ग्रुप्स ज्वाइन कर चुके थे। इराक से निकलने वाले मिलिट्री लीडर्स ने आईसिस जैसे ग्रुप्स बनाए और फिर हजारों लाखों जाने गई। अफगानिस्तान में भी 20 साल के बाद अमेरिका को एक शर्मनाक तरीके से वहां विड्रॉ करना पड़ा। तालिबान से पावर लिया, तालिबान को ही वापस पावर दे दिया।
प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी 2011 में लिबिया में गद्दाफी के सरकार को गिराने के बाद बुरी तरीके से फेल हो गए वहां स्टेबिलिटी या डेमोक्रेसी लाने के लिए। ईरान में भी अगर सरकार गिरती है तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के पंख निकल आएंगे जैसा कि आप वेस्टर्न मीडिया में देखोगे, बल्कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। ईरान, याद रखिए, एक होमोजेनिक नेशन नहीं है। वहां पर्शियंस के अलावा तुर्की, बलोच, अरब, ज्यूज, आर्मीनियंस भी रहते हैं। ईरान में जितना भी फंडामेंटलिस्ट रूल हो, और वो मैं मानता हूं, और हमने पिछले एपिसोड में उसके बारे में भी बात किया था, लेकिन अमेरिका इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि फंडामेंटलिस्ट रूल हटाकर वहां अंजाम उससे बेहतर होगा, अच्छा होगा और स्टेबल होगा। यह सच है कि ईरान 1979 के रेवोल्यूशन के बाद काफी एंटी यूएस रहा है। उसका पूरा रेवोल्यूशन ईरानियन और इस्लामिक वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए बना है, और अमेरिका और वेस्टर्न इंफ्लुएंस से वो अपने आप को बचाता रहता है। पिछले 35 सालों में ईरान की थियोक्रेसी ने सिर्फ ऐसे लीडर्स चुने हैं जो रेवोल्यूशन के गोल्स को अचीव कर पाए। इसके अलावा हर डिसेंटिंग वॉइस को वहां दबाया गया है, लोगों को मारा गया है। किस तरीके से एक हिजाब गलत पहनने के वजह से महिलाओं को मार दिया जाता है, इसके बारे में भी हमने ये बात यहां देशभक्त पर दर्शाई है। आज यूएस और इजराइल ईरान के लास्ट रेवोल्यूशनरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमीनी को जान से मारने की अब धमकी दे रहे हैं। खुद ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि खमीनी फिलहाल तो सेफ है, लेकिन अमेरिका उनके सारे ठिकानों के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में जानता है, और वो चाहे तो वो उन्हें एक चुटकी में खत्म कर सकता है। अब यूएसए सोच रही है कि खमीनी को एक्सपोज करके, डरा कर या उसे मार कर वो ईरान के लोगों में एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट पैदा कर देंगे और डेमोक्रेसी की बहाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ जमीन पर होता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टा ऐसे स्टेप से ईरान में एंटी यूएस सेंटिमेंट और बढ़ रहा है, जो कि शॉर्ट रन में मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सोल्जर्स के लिए खतरा बन सकता है और लॉन्ग रन में खुद अमेरिकन सिटीजंस के लिए खतरा बन सकता है। ईरान पर एक भी यूएस अटैक हुआ तो ईरान अपने सारे प्रॉक्सी मिलिशियास को अमेरिकन टारगेट्स पर हमला करने को बोलेगा। फिर यूएस और इजरायली फोर्सेस पर हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, आईआरजीसी और इरानियन आर्मी का जॉइंट अटैक आपको दिखने को मिलेगा। इसमें हारेगा कौन, जीतेगा कौन, यह बात आप साइड में रख दीजिए, लेकिन मौतें और वायलेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। इजराइल को सिर्फ हमास को खत्म करने की कोशिश में 18 से 20 महीने लग गए। अभी भी कोई फुल प्रूफ, फाइनल प्रूफ नहीं मिला है कि हमास खत्म हो गया है। हिजबुल्लाह के अटैक के कारण इजराइल को अपना नॉर्दर्न रीजन पूरे 1 साल तक खाली रखना पड़ा। हुतीस के अटैक की वजह से इजराइल और अमेरिकन शिपिंग आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाने से डरते हैं। उन्हें बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। यह सब इरानियन प्रॉक्सीज ने कर दिखाया है, और अब इजराइल की जंग सीधा ईरान के साथ हो रहा है, तो ईरान को हल्के में लेना भी एक गलत स्ट्रेटजी होगा। ईरान ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते से बिना रुके हर रात इजराइल पर बम बरसा रहा है, बैलिस्टिक्स बरसा रहा है, लेकिन ईरान को भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कोई डिबेट नहीं है। अब ट्रंप ने सीधा तेहरान के लोगों को कह दिया है कि भाई तुम भी खतरे में हो सकते हो। उन्हें बोला है कि तुम तेहरान से बाहर निकल जाओ। तेहरान से निकलने वाले सभी रास्तों पर अभी आपको हेवी ट्रैफिक जैम मिलेगा। सभी लोग दहशत में हैं कि ट्रंप न जाने कल क्या कर दे। लेकिन जो भी हो, एक चीज तो साफ हो चुकी है कि ईरान इज नॉट बाउइंग आउट विदाउट अ फाइट, सरेंडर नहीं करने वाला है। जंग तो होगी। शायद ट्रंप को पहले लग रहा हो कि इजराइल के कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर सक्सेसफुल हो जाते तो वो अपने लिए एक क्विक फॉरेन पॉलिसी विन, उनके लिए एक मौका बन जाता। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी वो दिखा सकते थे कि उन्होंने वो काम कर दिया जो बुश, ओबामा, बाइडेन कोई नहीं कर पाया। ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाई। यह पूरा उल्टा ईरान वाला मामला यूएस के लिए बैकफायर कर सकता है। पहले से ही पूरी दुनिया पर अमेरिका का इंफ्लुएंस धीरे धीरे कम होता आया है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो। ग्लोबल इकोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रेड में अमेरिका का शेयर कम ही हो रहा है, चाइना का शेयर बढ़ ही रहा है। ऐसे में ट्रंप का एक और युद्ध में घुसना इस डिक्लाइन को और तेज कर सकता है। सोचो कि अगर चाइना ने अपना रुख यूएस के खिलाफ और ईरान के प्रति और कड़ा कर दिया, यूएस की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अगर चाइना ने बोला कि हम ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी माइंड यू चाइना ने ईरान के सपोर्ट में अपना आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हो सकता है इसी वजह से अमेरिका ने अभी तक ओपन वॉर ईरान पर डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो अभी तक बटन दब चुका होता। लेकिन वॉर और नो वॉर, अमेरिका ने इस युद्ध में या इस युद्ध के ऐलान से पहले ही 2 चीजें साफ कर दी हैं।
यूएसए का पूरा जो हिपोक्रेसी है, जो झूठ है, जो वेस्ट का जो दोगलापन है, अब वो दुनिया के सामने आ चुका है विथ प्रूफ। 55,000 मौतें गाजा में हुई, 15,000 बच्चे उसमें मरे, और तब सब चंगा सी था, चाहे मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो, वेस्ट के ये जो गंदापना, ये जो लीचड़पना है, सबके सामने है। इजराइल में 24 मौतें क्या हो गई, अमेरिका ऐसा तिलबिला उठा है कि ईरान के साथ युद्ध के लिए वो तैयार हो चुका है, वो भी विदाउट फुल सबूत दैट ईरान इज गोइंग न्यूक्लियर। और दूसरी हार ये हुई है कि अमेरिका जैसा विशाल और महान देश आज अपनी नहीं कर सकता है। उसके प्रेसिडेंट अपनी वाणी पर टिक नहीं सकते हैं, अपनी मन की नहीं कर सकते हैं, किसी और के इशारे पर उन्हें नाचना पड़ता है। खुद ट्रंप ईरान पर वॉर नहीं करना चाहते हैं, साफ नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स को, लेकिन कोई एक फोर्स है इजराइल, कोई एक फोर्स है, कोई एक लॉबी है इजराइल, कोई लॉबी है जो उन्हें मजबूर कर रहा है। पूरी दुनिया को यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका को कौन चला रहा है। उसके हथियार पर, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अमेरिका के हथियार पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर किसी भी और फॉरेन पावर का इतना ज्यादा इंफ्लुएंस, प्रभाव, कंट्रोल नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। यह दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है।